नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे रखती है आपसे सरोकार, जो सीधे रखती है देश से सरोकार। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ मैं जनमत में आज जिस पहली खबर का जिक्र करने वाली हूं वो दरअसल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भावना से जुड़ी हुई है जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि बिहार और बंगाल प्रधानमंत्री का दौरा और इस दौरे के दौरान घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार, इसी से जुड़ी है आज की पहली खबर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार और बंगाल की धरती से विकास का बिगुल फूंका। बोधगया से लेकर कोलकाता तक पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर यह संदेश दिया कि अब भारत का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। बिहार को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली। बोधगया से प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि बिहार अब लालटेन के अंधेरे से निकलकर बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसी आधुनिक सुविधाओं की नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। गया में गंगा पर 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल जनता को समर्पित किया गया, जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला जीवन रेखा बनेगी। इसके अलावा गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दी गई, जिससे पर्यटन और रोजगार को नई उड़ान मिलेगी। बक्सर का 6,880 करोड़ का थर्मल पावर प्लांट राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा करेगा, ये बढ़ोतरी करेगा। उधर मुजफ्फरपुर में भी अत्याधुनिक होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर खोला गया है। अब इलाज के लिए मरीजों को दिल्ली मुंबई भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही 12,000 गरीब परिवारों को अपने घर की चाबी मिली, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। उधर प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, कोलकाता में आज उनकी उपस्थिति रही, तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ से खचाखच भरे जन समूह के बीच नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। खुद मेट्रो की सवारी कर आम लोगों से संवाद भी किया, जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते रहे हैं। 13.61 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क अब हावड़ा और सियालदह जैसे देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों को सीधे जोड़ता है। मोदी ने याद दिलाया कि 2014 से पहले देश में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था और आज भारत 1,000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो मार्गों वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। मोदी का सीधा संदेश, कोलकाता जैसे शहर भारत के इतिहास की पहचान है और भविष्य की समृद्धि की रीढ़ भी है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ विकास की सौगातें नहीं दी, बल्कि विपक्ष को भी करारे शब्दों में घेरा। बिहार की धरती से आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लालटेन राज में तो बिहार की पीढ़ियां शिक्षा और रोजगार से वंचित रही हैं, पलायन के लिए मजबूर हुई हैं। इन दलों के लिए जनता का पैसा तिजोरी भरने का जरिया बना। योजनाएं अधूरी रखी जाती थीं ताकि कमीशन चलता रहे। कोलकाता की धरती से टीएमसी पर भी हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस और फिर वामपंथ और अब टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। मां माटी मानुस का नारा देने वालों ने लोगों को भ्रष्टाचार, अपराध और बहन बेटियों पर अत्याचार का बोझ दिया है। जब तक टीएमसी सत्ता में है, बंगाल का विकास अवरुद्ध होता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार इतिहास का सबसे कड़ा भ्रष्टाचार विरोधी कानून ला रही है। यह कानून प्रधानमंत्री तक को अपने दायरे में लाएगा। जेल से आदेश साइन करने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब जेल में रहकर कुर्सी पर टिकने का खेल खत्म होगा। 30 दिन के भीतर जमानत नहीं मिली तो मंत्री को कुर्सी छोड़नी होगी, वो क्यों ना प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी पर यह लागू होगा। इतना ही नहीं,
पीएम मोदी ने बिहार के सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी के खतरे पर भी चेतावनी दी। इस पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का डेमोग्राफी मिशन हर घुसपैठियों को देश से बाहर करेगा। कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप लगाया कि वो गरीबों का हक छीनकर घुसपैठियों को बांटते रहे हैं। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने भारत के संकल्प को भी एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करके दिखाया गया है। यही नए भारत की नई पहचान है। प्रधानमंत्री किस तरीके से बिहार से लेकर बंगाल तक गरजते हुए नजर आए, उनकी उपस्थिति ने कितनी सौगातें दी और किस तरीके से बड़े संदेश दिए गए, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। ये लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। तो पिछले 11 साल से देश भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। अब इसी दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार लोकसभा में भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन बिल लेकर आई है। एक छोटा मुलाजिम 2 दिन अगर जेल में रहे तो उसकी जिंदगी तबाह करने के कानून है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं। इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। तो साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने खुलकर कह दिया है कि घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। बिहार और बंगाल की जनता को यह साफ संदेश है कि विकास
वोट बैंक की राजनीति से नहीं बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत शासन से आएगा। विपक्ष के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा और घुसपैठ आतंकवाद पर अब भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही है, लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि घुसपैठिया मुक्त भारत बनाना है, तो इन्हीं घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए देश का ही एक ऐसा राज्य है जो अपना चाबुक चला चुका है। कहां चला है ये चाबुक, कैसे होगी अब घुसपैठिए मुक्त भारत की संकल्पना साकार, बताएंगे आपको। तो जनमत पे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया घुसपैठिए भगाओ, ये जो पूरी कहानी है उसकी शुरुआत कर दी। उन्होंने कह दिया है कि एक भी घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया देश में नहीं बचेगा। जो हमारे नागरिकों का हक है, जो उनका अधिकार है, उस पर किसी भी तरीके की हकमारी इन घुसपैठियों के द्वारा नहीं करने दी जाएगी। इसी कड़ी में एक तरफ प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे थे, ये चेतावनी दे रहे थे, घुसपैठियों को खदेड़ने की बात कह रहे थे, पहले लालकोट की प्राचीर और फिर आज बिहार से लेकर बंगाल तक वही गूंज थी। तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्य असम में इन्हीं घुसपैठियों पर बड़ा हथौड़ा चल गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि असम में अब 18 साल से ज्यादा वालों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। ये सीधे सीधे असली और नकली की पहचान करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, असम में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 साल से ज्यादा वालों का आधार कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं असम में, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। तो इसका मतलब कि असम की जो डेमोग्राफी है वो खराब करने में इन घुसपैठियों का हाथ है। हालांकि अभी ये प्रावधान रखा गया है कि 1 महीने का वक्त दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं उनके पास 1 महीने का वक्त है। 1 अक्टूबर 2025 से ये जो फैसला लिया गया है वो लागू हो जाएगा, नया नियम लागू हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो SC, ST और चाय बागान से जुड़े हुए श्रमिक हैं उनके लिए 1 साल का वक्त है। लेकिन इन सब के बीच में सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि किसी भी हाल में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम को घुसपैठिया मुक्त बनाना है और असम के साथ साथ पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त करना है। ये वही कदम है जिसकी मांग सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने असम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील की है, यह आग्रह किया है कि इस फैसले को पूरे देश पर लागू किया जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य भारत को घुसपैठिया मुक्त करना है। एक तरफ सरकार का ये बड़ा कदम, दूसरी तरफ सियासत की दस्तक। किस तरीके से ये बड़ा फैसला घुसपैठियों के पेशानी पर बल ला रहा है और उससे भी ज्यादा घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली पॉलिटिकल पार्टीज इस पर राजनीति कर रही हैं। आइए इन सभी चीजों को समेटती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो असम की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए बेहद जरूरी है। जी हां, अब असम में 18 साल से अधिक उम्र के लोग नया आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज प्राप्त करने से रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को इस नियम से छूट दी गई है, जिन्हें अगले 1 वर्ष तक आधार कार्ड प्राप्त करने की अनुमति होगी। मतलब ये हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है और जिसने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है, वो अब आधार कार्ड नहीं बनवा पाएगा। लेकिन ये फैसला 1 महीने बाद यानी 1 अक्टूबर से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि असम में कुछ खास वर्गों को छोड़कर
बाकी सभी लोगों के पास आधार कार्ड पहले ही जारी हो चुका है। अब नए आधार कार्ड केवल डिप्टी कमिश्नर बहुत ही विशेष मामलों में जारी करेंगे, ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से आने वाले आवेदनों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো নাগৰিকে অসমত আধাৰ কাৰ্ড নাপাব। যিসকলে ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ড লোৱা নাই, ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে আবেদন কৰক। আমি এমাহৰ কাৰণে উইন্ডো এটা খোলা ৰাখিম। দ্বিতীয়তে ST, SC আৰু টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে এই উইন্ডোটো এবছৰৰ কাৰণে খোলা। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के इस कदम का सुदर्शन न्यूज स्वागत करता है। दरअसल हम कई वर्षों से यही मांग कर रहे थे कि अवैध घुसपैठियों द्वारा चलाए जा रहे जन्म पंजीयन जिहाद पर रोक लगाई जाए। आज जब असम सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया, तब हमारे प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने अपना बयान जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का आभार व्यक्त किया और केंद्र सरकार से ये मांग की कि इस नियम को पूरे देश में लागू किया जाए। असम सरकार ने 18 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति को आधार कार्ड देने से मना किया है। मैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि पिछले 4 वर्षों से हम ये मांग कर रहे थे। जब से हमने जन्म पंजीकरण जिहाद नाम का विषय शो किया था, सीरीज चलाई थी, हमने बताया था कि 70 वर्ष का आदमी आधार के लिए अप्लाई कराए, वो कह रहा है कि मेरा जन्म है वो घर पे हुआ, अस्पताल में नहीं हुआ, इसलिए कहीं पर एंट्री नहीं है, तो एक 50 रुपए का एफिडेविट देकर वो यहाँ की नागरिकता ले रहा है। ये मांग पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूँ कि पूरे देश में ये कानून लागू किया जाए और सख्ती से घुसपैठियों को रोका जाए। अगर हम इस ऐतिहासिक फैसले की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम में आधार कार्ड सैचुरेशन स्तर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड 102% तक पहुंच चुका है, जो राज्य की वास्तविक जनसंख्या से ज्यादा। बरपेटा, धुबरी, मोरीगांव और नगांव जैसे जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित जनसंख्या से ज्यादा है, जो अवैध घुसपैठ के कारण है। बारपेटा में 103.74%, धुबरी में 103.48%, मोरीगांव में 101.76% और नगांव में 100.86% लोगों के पास आधार कार्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने सीमा पर लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को वापस धकेला। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी असम में प्रवेश कर आधार कार्ड प्राप्त न कर सके और भारतीय नागरिकता का दावा न करे। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि ये निर्णय राज्य की जनसांख्यिकी संरचना को संरक्षित करने और अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए लिया गया है। इससे पहले जून 2025 में असम सरकार ने घोषणा की थी कि वयस्कों के लिए आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को NRC आवेदन रसीद नंबर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले ही हमारे मौजूदा वयस्क नागरिकों को आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब हमें इस प्रक्रिया को और सख्त करना होगा ताकि इसका दुरुपयोग न हो। असम में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सघन और सख्त कार्रवाई जारी है। सरकार घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीनों को खाली करा रही है और अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेज रही है। लेकिन इस बात से ममता बनर्जी को परेशानी हो रही है। वो इस पूरे मामले को बंगाली अस्मिता से जोड़कर इसे बंगाल और बंगाली के अपमान का मुद्दा बनाना चाहती है और भाषा के अपमान का हवाला देकर कहती है कि असम से उन लोगों को बीजेपी की सरकार निकाल रही है जो बंगाली बोलते हैं। सच्चाई यह है कि असल में अवैध घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। देश में घुसपैठियों की पैरवी करने वाले उनके समर्थक हैं, क्योंकि वो उनका खास वोट बैंक है। विपक्ष इसी वोट बैंक से केंद्र सत्ता में आने का सपना देख रहा है और बंगाल में ममता इन्हीं घुसपैठियों के वोट से सत्ता की गद्दी पर काबिज है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही। अब देखना यह है कि इस तरह के कानून को पूरे देश में कब लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमारी भी मांग यही है कि केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसे लागू किया जाना चाहिए, तभी संकल्प पूरा होगा घुसपैठिए मुक्त भारत का। इधर क्योंकि घुसपैठियों पर प्रहार चल रहा है, तो देखिए बिहार में भी SIR की जो प्रक्रिया है वो भी इन्हीं घुसपैठियों की धरपकड़ की ही प्रक्रिया है और इसी SIR को लेकर
वोट बैंक की राजनीति करने वाले विपक्षी किस तरह से परेशान थे, किस तरह से हो हंगामा हुआ, कैसे सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी, ये सब हमने देखा। लेकिन क्योंकि ये एसआईआर का मसला सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंचा, तो आज इसे लेकर फिर से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि हटाए गए वोटर्स को आपत्ति दर्ज करने और नाम जुड़वाने के लिए ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने दस्तावेजों की मान्यता पर कहा कि आधार कार्ड के साथ साथ फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी जमा किया जा सकता है। यानी यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी जो लोग ये कह रहे थे कि इसमें आधार क्यों नहीं है, उन्हें भी आज एक बड़ा जवाब मिला है। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान पार्टियों से सवाल पूछा कि आप लोग वोटर्स की मदद कैसे कर रहे हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई सवाल जवाब हुए। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने पॉलिटिकल पार्टियों को मामले में चुप्पी साधने पर भी फटकार लगाई और उनकी सुस्ती पर भी सवाल पूछते हुए कहा कि राज्य की 12 राजनीतिक दलों में से सिर्फ 3 पार्टियां ही कोर्ट पहुंची हैं। आखिर मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं? केवल हो हल्ला से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी ये एसआईआर जो हो रहा है वो सही है और समय को लेकर इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। हालांकि अगर इस मामले में गंभीर प्रतिक्रिया आती है तो चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित व्यक्ति दावा और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कोर्ट में साफ कहा कि हम घर घर जाकर इस मामले का निपटारा कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। हम इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को, अब इस मामले में होने वाली है अगली सुनवाई 8 सितंबर का दिन होगा। दरअसल 1 सितंबर तक इस मामले में पार्टियों और जनता द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है और ये जो प्रावधान है ये भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस एसआईआर से अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, गड़बड़ी है, तो आपके पास समय है आपत्ति दर्ज कराने का। 1 सितंबर तक ये आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। वहीं कोर्ट के एक नोट के अनुसार यदि सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी सहयोग करे तो 1.6 लाख बीएलए मिलकर रोजाना 16 लाख नामों की जांच कर सकते हैं। इस हिसाब से केवल 4 से 5 दिन में ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान 14 अगस्त को कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा 19 अगस्त तक वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक करे। हालांकि आयोग ने इसे पहले ही अपलोड कर दिया था। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई ये बता रही है कि जो विपक्षी एसआईआर को लेकर इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतरे हैं, वोट अधिकार यात्रा जिस तरह से राहुल और तेजस्वी की चल रही है, उनको सर्वोच्च न्यायालय की बातों को, उनकी टिप्पणी को ध्यान से सुनना होगा। 2 बातें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दी है। पहले दिन ही सुनवाई में यह कह दिया गया था कि एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है, इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगने वाली है। और आज समय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि किसी भी तरीके का कोई बदलाव समय में नहीं होगा। आपत्ति है तो तारीख आपके पास 1 सितंबर तक की है, आपत्ति दर्ज कराइए, यानी सभी रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकली हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी तो ये संकेत कर रही है कि राजनीतिक पार्टियां क्या वाकई लोकतंत्र बचाने के लिए निकली हुई हैं या फिर घुसपैठियों के सहारे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए ऐतिहासिक फैसले की ये मामला तब हाईलाइट हुआ जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने दिल्ली और एनसीआर के आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में भेजने का आदेश दिया था। उस आदेश के बाद कुछ वकीलों ने इसे चुनौती दी और कहा कि ये पिछले निर्देशों के विपरीत है।
इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच जस्टिस जे विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग उठी। अदालत ने यह आदेश सुरक्षित रख लिया और आज अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन के बाद छोड़ दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो आक्रामक और खतरनाक कुत्ते हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक समान नियम लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को नोटिस भेजा है। अदालत ने यह भी कहा है कि आवारा कुत्तों को खाने के लिए विशेष और निर्धारित स्थान बनाए जाए ताकि सार्वजनिक स्थानों पर समस्या न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि आवारा कुत्तों की समस्या प्राधिकरण की निष्क्रियता के कारण बढ़ी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे सभी लंबित मामले हाई कोर्ट से लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे को गंभीर बताया गया था। इस फैसले के बाद दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद सहित NCR के शहरों में कुत्तों के नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस दिशा मिल गई है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की तरफ, जहां कड़कवली शहर में सालों से गुपचुप तरीके से संचालित हो रहे एक मटका अड्डे पर पालक मंत्री नितेश राणे ने अचानक छापेमारी कर तहलका मचा दिया। ये कार्रवाई उन्होंने अपने निजी सहायकों के साथ मिलकर की, जिससे न केवल मटका संचालकों में हड़कंप मच गया बल्कि पुलिस विभाग भी चौंक गया। छापेमारी के दौरान निरीक्षक अतुल जाधव को मौके पर बुलाया गया। कुल 2,78,725 रुपए नकद, मटका रजिस्टर, लैपटॉप, टेबल कुर्सियां समेत अन्य सामग्री जब्त की गई। दरअसल ये सट्टेबाजी से जुड़ी हुई खबर है। इसको पूरी तरह से जो यहाँ पर सट्टा चल रहा था, सट्टे का बाजार चल रहा था, उस पर ये औचक छापेमारी की गई है। मौके से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मंत्री राणे ने जिला अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक मोहन दहीकर को फोन पर सख्त चेतावनी दी कि सिंधुदुर्ग जिले में मटका, जुआ और अवैध धंधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि पुलिस मिलीभगत करती हुई पाई गई तो ये मामला गृह मंत्री तक पहुंचेगा। अभी आपको याद होगा कि कल ही एक महत्वपूर्ण फैसला, एक महत्वपूर्ण जो बिल था, खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग, जो सट्टा चल रहा था, उनका गेम ओवर हुआ। एक नया कानून आया और आज इसको लेकर कानून भी बन चुका है। हम उसका जिक्र आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कार्रवाई हुई है वो भी सट्टोरियों पर बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जुआ हमारे धर्म में अधर्म यानी पाप माना गया है। इसलिए आपको भी ऐसे किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जो आपको अपने धर्म से अलग करे, जो आपको पापी बना दे। अब बात पाप और पुण्य की हो रही है तो देखिए, हम तो भारतवासी हैं, हम इसके महत्व को समझते हैं, लेकिन हमारे दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो इस वक्त पाप और पुण्य नहीं बल्कि अपने लिए, अपने अपनों के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध है, 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ये युद्ध रुका नहीं है। पूरी दुनिया शांति और स्थिरता की उम्मीद कर रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका अपनी पुरानी चाल पर लौट आया है। युद्ध से अरबों कमाना और दुनिया को गुमराह करना। ट्रंप प्रशासन बार बार यह आरोप लगाता है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या भारत युद्ध से मुनाफा कमा रहा है या फिर अमेरिका? भारत की भूमिका बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। उसने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदा, रिफाइन किया और फिर वैश्विक बाजार में आपूर्ति की। इस कदम से यूरोप समेत कई देशों को स्थिर ऊर्जा आपूर्ति मिली और ईंधन संकट टल गया। यही कारण था कि एक समय अमेरिका ने भारत की इस भूमिका की प्रशंसा भी की थी, लेकिन आज वही अमेरिका भारत पर मुनाफाखोरी का ठप्पा लगाने में जुटा है। दूसरी ओर अमेरिका की असलियत भी देख लीजिए। अमेरिकी तेल और गैस कंपनियों ने युद्ध के दौरान रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। यूरोप को अपनी LNG 4 गुना दाम पर बेचकर अमेरिका ने संकट को कम करने के बजाय
और गहरा दिया। हथियार उद्योग ने अरबों डॉलर बटोरे, नेटो पर अमेरिका की पकड़ और ज्यादा मजबूत हुई। 2022 से 23 में अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों का मुनाफा 125% तक बढ़ गया और रक्षा कंपनियों के शेयर भी आसमान छू गए। अमेरिका ने खुद स्वीकार किया कि यूक्रेन को दी गई सैन्य सहायता से उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। यानी असल में युद्ध से सबसे बड़ा लाभ भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका ने कमाया। अब सवाल यह है कि जब चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, तब ट्रंप प्रशासन भारत को ही क्यों निशाना बना रहा है? जब अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार 20% से बढ़ाकर अरबों डॉलर कमा रहा है, तब भारत पर शिकंजा क्यों कसा जा रहा है? जवाब साफ है। अमेरिका की असली चिंता रूस नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत है। भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं। नई दिल्ली ने अपनी नीति साफ कर दी है। रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है, मुनाफा कमाने का हथकंडा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने जो तेल खरीदा उसे रिफाइन करके उन देशों तक पहुंचाया जो रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा चुके थे। यूरोपीय संघ के नियम भी ये कहते हैं कि तीसरे देश से रिफाइन होकर आने वाला तेल यानी वो रूसी तेल ही नहीं माना जाएगा। यानी भारत का व्यापार न सिर्फ वैध है बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट को कम करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। इसके उलट अमेरिका ने युद्ध को अपने लिए व्यापार का सुनहरा अवसर बनाया। तेल गैस के दाम बढ़ाकर बेचे, हथियार का बाजार खड़ा किया और यूरोप की मजबूरी का फायदा उठाया। फिर भी दुनिया के सामने खुद को शांतिदूत और लोकतंत्र का रक्षक बताता है ये दोहरे चरित्र वाला अमेरिका। आज इसकी सच्चाई को विपक्षी पार्टियों को भी समझना चाहिए, क्योंकि विपक्षी ट्रंप और अमेरिका का बड़ा हवाला देते हैं। लेकिन देखिए, भारत की नीतियां स्पष्ट है। भारत किसी भी कीमत पर किसी के आगे झुकता नहीं है और ना झुकेगा। ये सबसे बड़ी दोहरी नीति, मुनाफाखोरी की जो नीति है, नैतिकता को ठेंगा दिखाने की जो नीति है, वो अमेरिका की रही है, ना कि भारत की। भारत ने स्पष्ट शब्दों में पहले भी कहा था कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है और भारत चाहता है कि संवाद के जरिए इसका समाधान निकले। एक तरफ अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं, लेकिन शांति के लिए क्या उन्होंने अहम कदम उठाया, ये समझ में आता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने ही मुनाफे के लिए यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने न केवल रूस बल्कि यूक्रेन दोनों के सामने ही एक रास्ता खोला, वो संवाद का है। और इस बीच भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत की नीति मुनाफे वाली नहीं, भारत की नीति सबको संजोकर वसुधैव कुटुंबकम की नीति है। और इसी कड़ी में जब हम भारत की नीतियों की बात कर रहे हैं तो नीतियां ही नियति तय करती है, और ये नियति तब तय होती है जब आपकी नियत साफ हो। उसी साफ नियत के साथ भारत सरकार ने मॉनसून सत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल लाकर ये बता दिया कि भारत सरकार के लिए उद्योगों का मुनाफा नहीं बल्कि समाज का हित सर्वोपरि है। और इसी से जुड़ा हुआ था ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। आज अब हम क्योंकि आखिरी पड़ाव यानी गुड न्यूज, आज की पॉजिटिव न्यूज की तरफ बढ़ चुके हैं, तो ये गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। फैंटेसी गेमिंग उद्योग को बड़ा झटका है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से पारित ये बिल अब कानून बन चुका है और इसके प्रावधान लागू हो गए हैं। इस कानून के तहत फैंटेसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी जैसे रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्रमुख ऐप्स ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे गेम्स को बंद कर दिया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग के 3 सेगमेंट हैं, जिनमें से 2 को सरकार बढ़ावा देगी, लेकिन रियल मनी गेमिंग पर रोक जरूरी है क्योंकि ये समाज के लिए चुनौती बन चुका है।
लगभग 3.8 अरब डॉलर की इंडस्ट्री जिस तरीके से ये खड़ी हुई थी, ये अपने आप में समाज को गलत दिशा में ले जा रही थी। ये कदम ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर नकेल कसने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। यानी साफ है कि ऑनलाइन गेमिंग पर ताला लग चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून का रूप ले चुका है और अब ऐसे में समाज से ये जुए और सट्टा बाजारी का ये जो खेल मोबाइल हाथ में रहता है, मोबाइल में जो चल रहा था, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके लिए कड़ी सजा, कठोर दंड का प्रावधान है। ये अच्छे समाज, उन्नत समाज और उन्नत राष्ट्र की पहचान की तरफ, उसकी आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कदम स्वागत योग्य है। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।